नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी अपनी शताब्दी के महान कवि अक्खड़, मस्त मौला, अनगढ़, महान घुमक्कड़, महाकवि नागार्जुन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रख्यात कवि नागार्जुन जी के हृदय में शोषित व दलित वर्ग के प्रति अपार संवेदना देखने को मिलती है। इन्होंने अपनी कविताओं में पीड़ित व त्रस्त व्यक्तियों के प्रति अद्वितीय सहानुभूति प्रदर्शित किया है, जो साथ ही अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की भी प्रेरणा है। कहते हैं कि शब्दों की धार तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होती है। इस तरह की बातें बाबा नागार्जुन जी करते हैं। बाबा नागार्जुन जी सन 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया था और लाखों वीर सपूतों की कुर्बानियों के बाद हमें हमारा आज़ाद भारत मिला था, उसी समय ब्रिटेन की साम्राज्ञी एलिजाबेथ पधारी हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके स्वागत और सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन 1961 में आज़ाद हिंदुस्तान में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आई थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी स्वागत की भरपूर व्यवस्था की थी। जिस अंग्रेजी हुकूमत को लाखों कुर्बानियां देकर भगाया गया था, उसी साम्राज्य की महारानी के आने पर वहीं गहमा गहमी भी हुई। अर्थात कुछ लोगों को यह बिल्कुल भी रास नहीं आई। उन असंतुष्ट लोगों के बीच एक विरोध का स्वर सीधे सीधे अपनी बात कह रहा था, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। सैनिक तुम्हें सलामी देंगे, लोग बाग बलि जाएंगे, दृग दृग में खुशियाँ छलकेंगी, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। इस तरह का विरोध बाबा नागार्जुन ने किया था। बाबा नागार्जुन अलमस्त, अनगढ़ और फक्कड़ विचारधारा के कवि थे। जनता मुझे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। स्पष्ट विचार, धारदार शब्द, ये सब कुछ मिलाकर बनाते हैं बाबा नागार्जुन। जिस समय बिहार में भीषण अकाल पड़ा हुआ था और लोग दाने दाने के लिए मुहताज से, उस समय बाबा नागार्जुन ने अपनी रचना के माध्यम से तत्कालीन लोगों की दयनीय स्थिति को प्रकट करने का, लोगों के बीच में उसे लाने का प्रयास किया। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास,
कई दिनों तक छिपकलियों की रही भीतर गश्त, कई दिनों तक छिपकलियों की रही भीतर गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। बिखरे बाल बेतरतीब दाढ़ी, चेहरे पर अनुभव की झुर्रियों के बीच फड़फड़ाते ओंठों से शब्द, यानी बाबा नागार्जुन। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, जो भी हो वो निश्चय ही कम्युनिस्ट कहलाएगा, जो भी हो वो निश्चय ही कम्युनिस्ट कहलाएगा। हिंदी के अभ्यर्थियों के कान में जन कवि शब्द सुनते ही कबीर के बाद जो पहली बेदर्दी तस्वीर बनती है, जो अनगढ़ रूप उभर कर आता है, वो है फक्कड़ अलमस्त बाबा, हमारी शताब्दी के कबीर बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन का जन्म बिहार के मधुबनी गांव में 30 जून 1911 को हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा नागार्जुन सर्वहारा वर्ग के थे। इनका जन्म 1911 में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये अपनी प्रारंभिक रचनाएं यात्री के नाम से लिखा करते थे। तत्पश्चात बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य के नाम पर इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया। बचपन दुखों में व्यतीत होने के कारण शायद उनके काव्य में पीड़ा का अधिक महत्व है। इन्होंने बनारस और कोलकाता से शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नागार्जुन विदेश चले गए और सन 1929 में पुनः भारत लौट करके वे स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। वे मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव के थे। उन्होंने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। वे अपने परिवार और मित्रों में नागा बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसे अलमस्त फक्कड़ और हमारी शताब्दी के कबीर बाबा नागार्जुन का जन्म बिहार के मधुबनी के सतलखा गांव में 30 जून 1911 को हुआ था। दुर्भाग्यवश जिस घर में नागार्जुन जी का जन्म हुआ था, दुर्भाग्यवश उस घर में बच्चे पैदा नहीं होते थे। जिस समय और जन्म लेते ही कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। जिस समय बाबा नागार्जुन का जन्म हुआ, उस समय इनकी माँ ने इन्हें बचाने के लिए नज़र टोनों इत्यादि से इनके लिए टोटका करती हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि जिस पीढ़ी में कि बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, कुछ ही दिनों के बाद उसी पीढ़ी में बाबा नागार्जुन जी का जीवन शेष बचता है, जो हमारे समाज, हमारे हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दिखाने का कार्य करता है। बाबा का बचपन गरीबी और अभावों में बीता। 4.5 वर्ष की उम्र में इनकी माँ मर गईं। पिता एकमात्र स्रोत रहे। चूँकि बाबा नागार्जुन 6 भाई थे, लेकिन केवल एक ही बचे, और वो भी बाबा नागार्जुन। इस तरह से बाबा नागार्जुन और उनके पिता ही उनके परिवार में बचे थे। पिता किसान थे तथा पंडिताई का काम करते थे। लोगों के घर घर जाते थे, पूजा कथा सुनाते थे, और उससे जो भी मिलता था अपने घर का खर्च उठाते थे। गरीबी की वजह से इनकी शिक्षा मात्र औपचारिक ही रह गई। बाबा नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके पिता का नाम गोकुलनाथ
मिश्र था। परिवार पंडितों का था, इसलिए बचपन में शिक्षा संस्कृत भाषा में कराई गई। 1930 में 19 साल की उम्र में नागार्जुन का विवाह अपराजिता जी के साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि एक बार ये अपनी मौसी के यहाँ किसी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए गए थे और वहीं पर इनके साथ इनके पिता भी थे। मौसी ने इनके पिता से इनके विवाह की बात चलाई और मौसी के ही बगल की एक लड़की के साथ इनके पिता ने बाबा नागार्जुन से बिना कुछ पूछे, बिना इनकी राय लिए इनका विवाह तय कर दिया। और इस तरह से इनका विवाह, जिस लड़की को इन्होंने देखा नहीं था, उसके विषय में जाना नहीं था, चूँकि शर्मीले स्वभाव के थे और इन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की, और पिता ने इनका विवाह मौसी के कहने पर इनके तय कर दिया। और मात्र 19 वर्ष की उम्र में बाबा नागार्जुन का इस तरह से अपराजिता के साथ विवाह हो गया। बाबा नागार्जुन अनेक भाषाओं में अपनी कविताएं लिखे हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध इनकी भाषा रही है वह मैथिली और हिंदी रही है। मैथिली में लिखने के कारण बाबा नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए और हिंदी में लिखने के कारण ये यात्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा मैथिली भाषा में नागार्जुन के नाम से लिखते थे और हिंदी भाषा में यात्री के नाम से लिखते थे। इस तरह बाबा मैथिली में नागार्जुन और हिंदी में यात्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1935 में उन्हें पहली नौकरी अध्यापक के रूप में मिली, अध्यापक के रूप में मिली। नागार्जुन कुछ समय तक वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया और अध्यापन का कार्य करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया। इसके बाद नागार्जुन श्रीलंका में रह करके बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया। 1938 में ये पुनः भारत वापस लौट आए। नागार्जुन बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। उन्हें यह घुमक्कड़ी की प्रेरणा महान पंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा मिली थी। एक बार किसी ने नागार्जुन की पत्नी से कहा कि आप दोनों कभी साथ रहे हैं, तो इस पर नागार्जुन की पत्नी ने कहा कि जिसको 72 चूल्हों का मुंह लगा हो वो एक चूल्हे का खाना क्यों पसंद करेगा। 1947 में वो स्वामी सहजानंद और सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए। इन्होंने झबरा में किसानों के साथ मिलकर संघर्ष किया। इसके लिए इन्हें जेल भेज दिया गया। इन्हें सौभाग्य से उस जेल में बंद कर दिया गया था जिस जेल में जयप्रकाश नारायण जी बंद थे, अर्थात जेपीजी बंद थे। और इस तरह से इनकी मुलाकात वहाँ पर जयप्रकाश नारायण से होती है। चूँकि नागार्जुन जी नेहरू विरोधी थे, इन्हें नेहरू जी की नीतियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसलिए ये जो है नेहरू जी की नीतियों के विरुद्ध भी अपनी कविताएं लिखते रहे। इन्होंने प्रकृति का भी सुंदर वर्णन किया है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर। बादल को घिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बाबा का कहना था, उन्होंने बाबा का कहना था कि उन्होंने जनता से जो कुछ लिया है उसे वे जनता को एक कवि के रूप में वापस देना चाहते हैं। और यही कारण है कि बाबा ने उस समय कि लोगों की गरीबी, भूखमरी, कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे। और इस तरह से बाबा ने सदैव
जनता की सेवा अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से बाबा करते रहे। इनकी प्रमुख रचनाओं में युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, प्यासी परछाई, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, खून और शोले, पुरानी जूतियों का कोरस, चना और गर्म। भस्मांकुर नागार्जुन जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है, जिसमें भस्मासुर की पौराणिक कथा को नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्थान स्थान पर प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वरुण के बेटे बलचनमा, रतिनाथ की चाची हीरक जयंती, कुंभी, उग्रतारा, नई पौध आदि नागार्जुन की सभी रचनाएं नागार्जुन रचनावली के नाम से प्रसिद्ध हैं। साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार और मैथिली भाषा में कविता लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे मैथिली में यात्री नाम से काव्य रचना करते थे। नागार्जुन के काव्य में समाज, राजनीति, दर्शन, कला आदि पर गहरे व्यंग किए हैं। उनकी काव्य में साम्यवादी विचारधारा के साथ साथ प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति का उदात्त रूप भी देखने को मिलता है। जैसे गूंगा रहोगे गुड़ मिलेगा, रुत हंसेगी दिल खिलेगा, पैसे झरेंगे पेड़ हिलेगा, सिर गायब टोपा सिलेगा, गूंगा रहोगे गुड़ मिलेगा। यह रचना 1988 में बाबा ने की थी। जिस समय बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, उस समय बाबा ने अपनी आवाज़ के माध्यम से उन गरीबों की पुकार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। इस तरह से बाबा को हिंदी और मैथिली के अप्रितम लेखक और कवि के रूप में जाना जाता है। कवियों में भारतीय जनजीवन की विभिन्न छवियां और संघर्ष शक्ति यदि देखने को मिलती है तो वो बाबा जो है नागार्जुन जी हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। इस तरह से जो है बाबा नागार्जुन ने इस पद के माध्यम से उस समय के शासन की कुव्यवस्था का भी वर्णन किया है। बाबा की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें इन्होंने एक प्राइवेट बस ड्राइवर के और उसकी बेटी के विषय में लिखा है। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता वो तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है, कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी, कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी। कहने का आशय यह है कि बस का ड्राइवर अपनी बेटी से बहुत स्नेह करता है और उसकी बेटी भी अपनी पिता से बहुत प्यार करती है। और जब वह बस का ड्राइवर बस को लेकर बाहर निकलता है तो वह अपनी बेटी की याद में जो है बेटी के हाथों की कांच की चूड़ियों को वह जो है अपने बस में लटका देता है और उसी को देख करके वह अपने शेष जीवन को व्यतीत करता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है, कांच की 4 चूड़ियाँ गुलाबी। इनकी प्रमुख रचनाओं में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था,
खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या तुम भी ऐसे, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रतिनाथ की चाची और भूल जाओ पुराने सपने इत्यादि निम्न हैं। बाकी बच गया अंडा बाबा नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है जो उन्होंने भारतीयता पर, एक पूत भारत माता का कंधे पर है अंडा। बाबा नागार्जुन के अनुसार भारत माता के 5 पुत्र थे। ये 5 पुत्रों को, 5 वीर सपूतों को जो वह भाई भारत माता की संतान मानते थे, उसमें से एक पुत भारत माता का कंधे पर है अंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। इस तरह से इनकी यह प्रसिद्ध कविता है। बाबा नागार्जुन की अन्य रचनाओं में नई पौध, बलच नमा इत्यादि भी निम्न है। तो इस तरह से नागार्जुन के काव्य में समाज, राजनीति, दर्शन, कला आदि पर गहरे व्यंग्य किए हैं। इनके काव्य में साम्यवादी विचारधारा के साथ साथ प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का उदात्त रूप भी मौजूद है, इसलिए इन्हें आधुनिक कवि भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में किसान मजदूर की दयनीय अवस्था का चित्रांकन किया है। इनके काव्य में राष्ट्रीय भावना का भी मार्मिक और सुंदर चित्र प्रस्तुत है। नागार्जुन की शैली सरल, सहज, आम बोलचाल के शब्दों से युक्त है। इन्होंने सार्थक शब्दों के प्रयोग तथा शब्दों की सादगी पर बल दिया है। साथ ही श्रृंगार, वीर एवं करुण रस को महत्व दिया है। उदात्त एवं गंभीर भावों का चित्रण तत्सम शब्दों में करने के साथ साथ इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी और आंचलिक शब्दों को भी उदारता से अपनाया है। ऐसे महान प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी कवि बाबा नागार्जुन जी सदैव सदैव के लिए इस संसार को 1998 में अलविदा कह देते हैं। बाबा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी रचनाएं, इनकी कृतियां और इनकी गरीबी, भूख, कुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति उठाई गई आवाज़ आज भी हिंदी अभ्यर्थियों के कानों में गूंज रही है और सदा गूंजती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।